खर्च करती है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। यह चल रहा है इस देश में। और बजट बनता कैसे, अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता, और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता। उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22,000 करोड़ का उसमें चला जाता, और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है, और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या तो नोट छापते हैं, और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है। और अब की बार तो सरकार ने अद्भुत फैसला किया है आपको लूटने का। जानते हैं क्या किया? भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि इस साल 100 रुपए का सिक्का छापेंगे, और 100 रुपए का सिक्का आपको 200 रुपए में बेचा जाएगा। जरा सोचिए, ये आजाद हिंदुस्तान के बनने वाले नियम है कि 100 रुपए का सिक्का बनेगा, वो आपको बेचा जाएगा 200 रुपए में, माने हर एक आदमी की जेब से 100 रुपया निकाला जाएगा। ये सरकारें लूटने का काम कर रही हैं, ये सरकारें हैं, ये तो डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे। इनको सरकार कहना तो सरकार शब्द की तौहीन करना है मेरे हिसाब से। और अंग्रेजों ने दोस्तों जितना नहीं लूटा है इस देश को, उससे ज्यादा लूट पिछले 50 साल में इस देश की हुई। इसी देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों में, जिनमें प्रोफेसर एस.के. गोयल और ब्रह्मानंद जैसे लोग हैं, उनके कुछ रफ एस्टीमेट हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना लूट कर ले जाती थी एक साल में इस देश से। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए के बराबर था। तो 60 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी दर वर्ष ले जाती थी लूट कर। अब कितना लूट रहे हैं? हिंदुस्तान में इस समय 4,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां एक साल में मिलकर करीब 70,000 करोड़ रुपए ले जाती हैं। जब हम गुलाम थे तो हमारी कम लूट होती थी, अब आजाद हो गए हैं तो इस देश में लूट ज्यादा बढ़ गई है। और कुछ उदाहरण से समझ लीजिए कि लूट कैसे होती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कुछ नहीं बेचता, पानी बेचता, और पानी बेचकर पिछले साल ये दोनों कंपनियों ने 240 करोड़ रुपए लूटा है इस देश में। 240 करोड़ रुपए लूटा। एक बाजू में इस देश में लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है, और भारत सरकार इस बात को कहती है पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है। और ये हालत आपको देखनी हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, गुजरात के कच्छ के इलाके में चले जाइए। मैं 3 महीने रहा हूं कच्छ में। जब कारगिल कंपनी के खिलाफ अभियान चलता था तो मैं 3 महीने कच्छ में रहा था। 4-4 दिन में, 5-5 दिन में एक टैंकर आता है एक गांव में। 4-4 दिन में 5-5 पीने का पानी नहीं होता, लेकिन उन गांवों में मैंने पेप्सी कोला कोका कोला बिकते देखा। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेप्सी बिकेगा इस देश में, और पेप्सी बिकेगा तो उसका 240 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का वो अमेरिका ले जाएंगे। इस 240 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के 2.5 लाख गांवों में पीने का पानी दिया जा सकता, जितने पैसे से हम पेप्सी और कोका कोला पी के अमेरिका पैसा भेजते हैं। और बराबर हम भी यही कहते हैं, भारत माता की जय। 240 करोड़ गया अमेरिका, और ताली पीट के भारत माता की जय। भारत माता की जय कहां से होने वाली? और हम भी यही मानते हैं कि जब तक पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, हमारा विकास नहीं होएगा। पहले घर घर में, गली गली में जाते थे, कोई केरी का रस पिलाता था, कोई शिरडी का रस पिलाता था, कोई नींबू का रस पिलाता था। अब घुसिए घर में, सबसे पहले पूछे, राजीव भाई चाय पिएंगे? राजीव भाई कहेंगे नहीं नहीं चाय नहीं पिएंगे। तो कॉफी पिएंगे? नहीं नहीं कॉफी भी नहीं पिएंगे। तो ठंडा पिएंगे, पेप्सी या कोका कोला पिएंगे? माने चाय पिलाओ तो मारो राजीव भाई को, क्योंकि कैफीन है, निकोटिन है, दोनों ही जहर है। कॉफी पिलाओ तो भी मारो राजीव भाई को, और ऊपर से ठंडा पिला दो तो और जल्दी मार डालो राजीव भाई को। आए हैं राजीव भाई अतिथि बनके और पिला रहे हैं उनको कोका कोला, माने कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग ऐसा गुलाम हो गया है कि 1 मिनट सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और यह सब विकास के ही नाम पे होता। और एक एक कंपनी इस देश में आई है, ये जो विदेशी कंपनियां है ना, एक कंपनी है उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है। इस देश में आई, 50,000 रुपए की पूंजी से उसने इस देश में धंधा शुरू किया। आज कॉलगेट पामोलिव कंपनी के एक साल के प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए के। 50,000 से धंधा शुरू किया उसने। हिंदुस्तान लीवर, हॉलैंड की कंपनी असली नाम यूनिलीवर है, इस देश में आई धंधा करने, 24 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, और आज उस कंपनी के प्रॉफिट 480 करोड़ रुपए के आसपास।
कुछ लाख रुपए लेके आते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से बटोर के ले जाते हैं। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हमारे यहां से उनके यहां जाती है। और ये सारे गरीब देशों की यही हालत है। दुनिया के 120 गरीब देशों से जितनी पूंजी दुनिया के अमीर देशों में जाती है, आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर के आंकड़े हैं अंकटाड के, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लास्ट ईयर की बुकलेट के आंकड़े हैं, वो मैं कोट कर रहा हूं कि 120 देशों में एक साल में अमीर देशों से लगभग $500 बिलियन की पूंजी आती है, कर्जे के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन एड के रूप में। और इन्हीं 120 देशों से अमीर देशों को जो जाने वाली पूंजी है वो $745 अरब है। $745 बिलियन चला जाता है, 500 बिलियन वहां से आता कम है, जाता ज्यादा है। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हम उनको देते हैं। ये उल्टा दुष्चक्र बनाया हुआ, और इसी लूट के दुष्चक्र को कायम बनाने के लिए ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, गेट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये जितने तामझाम है ये सभी इस लूट के सिलसिले को बरकरार बनाए रखने के लिए। और एक आखिरी बात आपसे और कहता हूं कि एक बाजू में तो ये लूट चल रही, आर्थिक शोषण चल रहा, राजनीति की हालत कितनी नपुंसक है वो आप देख रहे हैं कि इस देश के पार्लियामेंट के माध्यम से सब कुछ बिक रहा। अभी तो हीरे की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, सोने की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, कोलसा की खदान बेचने का फैसला हो गया विदेशी कंपनियों को, ऑयल एंड नेचुरल गैस जितना जमीन के अंदर है वो विदेशी कंपनियों को बेचना है। वो घोषणा अभी यहां प्रधानमंत्री करके गए हैं बंबई में एक हफ्ते पहले। तो जितना जमीन के अंदर सोना है, चांदी है, हीरा है, कोलसा है, या आपके जमीन के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये सब विदेशी कंपनियों को बिकेगा। ये तो धड़ल्ले से चल रहा। और इसके अलावा जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो भी बिकेंगे। आज का अखबार आप उठाइए देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने रिकमेंडेशन करना चालू किया कि सब पब्लिक सेक्टर बेचो एक तरफ। और इन पब्लिक सेक्टर्स में मालूम है पैसा किसका? आपका है, मेरा। हमारे आपके खून पसीने की कमाई का, टैक्स का इस देश के पब्लिक सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपया लगाया हुआ। इनके बाप का नहीं है जो ये बेच रहे। और 1 मिनट भी इन्होंने पार्लियामेंट से इजाजत नहीं ली। ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट ने फैसला कर लिया हम बेचेंगे। तो तुम्हारा कैबिनेट देश बेचने का फैसला कर चुका है तो देश बेचेंगे। और ये देश बेच क्यों रहे हैं, दिमाग में बराबर ध्यान रखिए। मीर जाफर ने इस देश को क्यों बेचा था? कुर्सी के लिए, पैसे के लिए। 2 ही चीजें चाहिए हर एक नेता को, या तो कुर्सी चाहिए या तो पैसा चाहिए। तो एक बाजू में तो देश बिक रहा और दूसरे बाजू में उनको लगता है कि इस देश में जब नौजवान को ये बात समझ में आने लगेगी, कोई राजीव दीक्षित या कोई अतुल शाह या कोई XYZ इस देश में घूम जाएगा तो कोई दूसरा विवेकानंद भी पैदा हो सकता है। ये डर लगता है। और जानते हैं ये डर से वो करते क्या है? उनको बराबर विदेशी कंपनी वालों को, विदेशी ताकत वालों को इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की माटी में ऐसी कुछ खासियत है कि यहां कोई भगत सिंह हो जाता, कोई चंद्रशेखर हो जाता, कोई उधम सिंह हो जाता, कोई विवेकानंद हो जाता, कोई दयानंद हो जाता, कोई कुछ हो जाता। ये माटी की खासियत है। ये माटी कभी वीर विहीन नहीं रही है। हजारों साल से इस देश का यही इतिहास है। तो उनको डर लगता। तो उस डर को उन्होंने खत्म करने के लिए जानते हैं क्या किया? उनका सीधा सा फॉर्मूला है कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए, हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, उसकी तैयारी वो करते थे। उनको डर है कि माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो इस देश में कोई वांदा नहीं है, वो देश ही बेचने का काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। और अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो मल्टीनेशनल को मार मार के भगा देगा इस देश से। ये डर है। तो इसके लिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खलास करो, ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और इस 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो GTV लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, स्टार TV लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है, +21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई कल तक आपके घर में एंटीना लगा था, अब ये डिश एंटीना काहे को लगवा लिया? तो कहते राजीव भाई मनोरंजन करना, अभी डिश एंटीना नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? तो जिनके घर में डिश एंटीना है उन्होंने डिश एंटीना लगवा लिया, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं है उन्होंने क्या किया? केबल कनेक्शन ले लिया। और इस देश में धन्य वो लोग हैं जो अपने घर में आग लगा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के घर में भी आग लगा रहे हैं, डिश लगा लगा के, केबल लगा लगा के।
घर घर में केबल कनेक्शन, घर घर में डिश एंटीना। और जिसके भी घर में घुसो, पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है, मनोरंजन करो। तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे, 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं। और टेलीविजन पे क्या चल रहा? एटीएन। एटीएन पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी मां खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है, और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी मां से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है, तू चीज बड़ी है मस्त। और जो गीत हम हमारी मां के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते? जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा आता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है। जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूं, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा। और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये जो टेलीविजन आया है, ये दो ही चीजें दिखाता है, या तो सेक्स की वल्गैरिटी, या दिखाता है वायलेंस, मारामारी। और इतनी वायलेंस, इतनी मारामारी, इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं। आपको मालूम है, आपके ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे नौनिहाल, जिनके बारे में आप कल्पना करते हो कि ये भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, क्या देखते हैं। और एक एक घर में जिनके यहाँ केबल कनेक्शन आ गया है, डिश एंटीना आ गया है। मैंने मेरे शहर में सर्वे कराया था, इलाहाबाद में। सामान्यतः छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता, सामान्यतः। और होता क्या है, स्कूल से आया, बस्ता फेंका, टीवी चालू हो गया। अब उसकी अम्मा कहेगी कि बेटा खाना खाओ, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा होमवर्क करो, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा जाओ खेलने के लिए, कि नहीं जाएंगे क्योंकि चित्रहार आ रहा। पड़ोसी का बेटा आपके घर में नहीं आएगा, आपका बेटा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। दोनों बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं। बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, आपस की उनकी जो धीरा मुश्ती होती थी वो भी भूल गए, थोड़ी दौड़ भाग करते थे वो भी भूल गए, टीवी से चिपक कर बैठे। और ये टीवी का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर रहा हूं कि एक बार अगर चालू हो जाए और आपको दिख रहा है कि ये दृश्य हमको बराबर अच्छा नहीं लगता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं। ये टेलीविजन का जो आक्रमण है वो इतना जबरदस्त होता है कि अच्छे खासे विवेक वाले व्यक्ति, अच्छे खासे तर्क शक्ति रखने वाले व्यक्ति बराबर देखते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। और रात दिन उस पर जो आपके बच्चे देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए कि एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता है और एक दिन में उसके घर में अगर केबल कनेक्शन है और 12-13 चैनल्स अगर उसके घर में उपलब्ध है, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वो बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देखता, मर्डर के देखता। 33,000 20 साल की उम्र तक पहुंचते हैं।
और लगभग 72,000 टाइम्स वो बच्चा रेप केसेस देखता है या मोलेस्टेशन के केसेस देखता है। आप सोचो जरा एक गंभीर बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया। तो हरिश्चंद्र का नाटक उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की बात करने वाला हो गया। तो जो बच्चे 30,000 बार मर्डर देख रहे हैं, 70-72,000 बार रेप केसेस देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं? आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका बच्चा हो सकता है गली का डॉन बने, माफिया बने। और यही बालक जो रात दिन टेलीविजन पे वल्गैरिटी देखेगा, ऑब्स्सीनिटी देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़े हो जाएगा। कोई भी बहन जाएगी तो सीटी बजाएगा या टॉन्ट कसेगा या फिकरा कसेगा। आप जरा पूछिए अपने अपने दिल से कि ये लोग कहां से पैदा हो रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ते हैं? कहां से आते हैं? कौन है ये लोग? और इतनी हैवानियत और इतने राक्षसीपन वाले व्यक्ति जो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 15 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, कहां से आते हैं? कौन सिखाता है उनको? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी स्कूल के सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को जरा ये बताइए। या हिंदुस्तान की सिलेबस की किसी किताब में ये पढ़ाया जाता है? ये बताइए। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर में कोई सिखाता नहीं है उनको, उसके बावजूद ये सीखने वाले लोग कहां से आ जाते हैं? 2 ही कारण है, या तो टेलीविजन या तो सिनेमा। और इस सिनेमा और टेलीविजन का असर क्या होता है मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं। एक बार मेरे एक मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका 3 साल का बच्चा, उससे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन है? कहने लगा संजय दत्त। तो मैंने कहा क्यों? महात्मा गांधी नहीं है कि नहीं है? भगत सिंह नहीं है कि नहीं है? चंद्रशेखर नहीं है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद नहीं है? नहीं है। इनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो है संजय दत्त। मैंने कहा क्यों है तुम्हारा हीरो संजय दत्त? कहने लगा राजीव अंकल, वो 25 मंजिल की इमारत से जब कूदता तो उसको कभी चोट नहीं आती, उसके कपड़े भी नहीं फटते कभी। और वो जो संजय दत्त नाम का आदमी है, जब मोटरसाइकिल लेके चलता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता। मोटरसाइकिल नहीं टूटती, संजय दत्त का सिर नहीं टूटता, दीवार टूट जाती। फिर कहने लगा अंकल वो इतना ताकतवर है कि एक विलेन को घूसा मारे तो विलेन धराशायी हो जाता। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हीरो अगर इतना ताकतवर है तो 2 साल तक बंबई की आर्थर रोड जेल में बंद क्यों था? जो दीवार तोड़ के निकल आता है, 25 मंजिल इमारत कूद सकता है, वो बंबई की आर्थर रोड की दीवार नहीं तोड़ पाया। तो जानते हैं उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया, तो क्या ये सब झूठ होता है? मैंने कहा और क्या सच होता है? अब वो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसके भोलेपन को आप क्या कहोगे? क्योंकि रात दिन उसको झूठ दिखाया जा रहा है, रात दिन उसको मारामारी दिखाई जा रही, रात दिन उसको वायलेंस दिखाई जा रही। और ये जो वायलेंस होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है? जितनी बार आप मर्डर के सीन देखोगे, जितनी बार आपका बच्चा मारामारी देखेगा, उतनी बार उसके मन से दया, करुणा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहां एक वाक्य कहा जाता है, दया धर्म का मूल है। अगर मेरे दिल में दया नहीं रहेगी तो धर्म कहां रहेगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस बहुत खतरनाक है जो दिखाई जा रही है, और ये जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले भी लोग हैं और अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले भी लोग हैं, लेकिन जानबूझकर वो 2 ही चीजें दिखाएंगे, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या वायलेंस और मारामारी। और ये वायलेंस और मारामारी हजारों हजारों बार देखते 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 हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं कि 1984 में जब 10,000 लोग भोपाल में मर गए तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले इस देश में। इतने संवेदना शून्य हम हो गए। सिनेमा में मर्डर देख देख कर, टेलीविजन पर मारामारी देख देख कर हमारे दिल की करुणा बिल्कुल सूख गई है, दया बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी आंखों के सामने जब मर्डर होता है हम बगल से होकर निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रहती है, टेलीविजन का असर इतना हावी होता है। और इसलिए मैं आपसे 2 ही बातें कहने आया हूं कि एक बाजू में ये जो लूट चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। और दूसरे बाजू में ये जो टेलीविजन का आक्रमण चल रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा।
देश बचेगा, समाज बचेगा, ये बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूं कि आप अपना घर बचा लीजिए। देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, दूर की बातें हैं, पहले आप अपना घर बचा लीजिए। और घर बचाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हर मम्मी पापा के लिए अपना बेटा या बेटी दुनिया का सबसे लाडला व्यक्ति होता है, और उसी को आपने झोंक दिया है उन दरिंदों के सामने, उन भेड़ियों के सामने, जो जानते नहीं है मानवीयता क्या होती है, इंसानियत के गुण क्या होते हैं। ये घर घर में जो डिश एंटीना आ गया है, घर घर में ये जो केबल कनेक्शन आ गया है, और इसकी वजह से ये जो होड़ लग गई है कि मेरे पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में नहीं है। और जानते हैं ये सिखाता क्या है? आप जरा इसको गंभीरता से समझिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। टेलीविजन आपको सिखाता है घर की बढ़े शान, पड़ोसी की जले जान। नेबर्स एनमी, ओनर्स प्राइड। इसका माने जानते हैं क्या? कि आपके घर की शान तब बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी।